हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में बेटा आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेज है। मैं प्रवीण तिवारी आपको आज एक नए चैप्टर पे ले चल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से समझेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। देखिए इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स देखिए नेम से ही पता चल रहा है, इसके टर्म से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट, आर यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर इलेक्ट्रिसिटी, आर यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी आप बोलो। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स क्या? जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उनसे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कैसे केमिकल रिएक्शन से? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। अभी देख बताऊंगा कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे पहले ये समझें कि इलेक्ट्रो मीन्स क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप बोलो इलेक्ट्रिसिटी, या आप बोलो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री मीन्स क्या? केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री में आपने देखा ना कि क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उससे क्या प्रोड्यूस होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमें पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। दूसरा क्या पढ़ना है? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हम कैसे करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या कि जैसे आपने कोई सेल बनाई या कोई हाफ सेल बनाई, ठीक है ना, एक कंटेनर लेके उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करके उसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड उसमें डाल दिया, तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होगा कि रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कंटेनर अपने आप धीरे धीरे हीट होने लगेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आपने सेटअप तैयार कर दिया और रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसका यूज करके उस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कराना पड़ेगा। एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर वो रिएक्शंस होंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह के डिवाइस का हम यूज़ करेंगे। ओके बेटा, तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके बेटा, ठीक है ना। अब हमें लग रहा है आप लिख लिए होंगे। अब देखो यहाँ पढ़ना क्या क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टर्म मीन्स क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप लग के पढ़ोगे ना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप पूरे चैप्टर पे अपना वो कहते हैं ना कि पूरा कॉन्फिडेंस में ले पाओगे चैप्टर को, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर मतलब ये रहेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा हम करके ही आएंगे, चाहे बोर्ड में पूछे चाहे कंपटीशन में पूछे, बस थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझो। अब देखो बताया कि केमिकल रिएक्शन होना है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होना है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे किसके लिए? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या होगी? एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल, या बोले कि सेल की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक हेडिंग डालो, आप लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है ना? क्योंकि हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस होना है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हमें क्या कराना है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कराने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार हम क्या करेंगे इसी चैप्टर में, कई बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, कई बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो दोनों के लिए, इन दोनों काम के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेल की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप की होती है। ध्यान से यहीं से सुनना, यहीं से चैप्टर आपका चल रहा है,
ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है बेटा? एक ऐसा डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है। अलग अलग तरह की सेल होती हैं इसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फर्स्ट सेल आपको पढ़नी है उसे आप कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा। गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है। इसी का एक और नाम होता है, उसे बोलते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है। और इसी सेल का एक पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल होता है जिसे हम डैनियल सेल बोलते हैं, इसे में आपने 10th 11th क्लास में जो पढ़ा था बेटा, डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। डैनियल सेल का मतलब एक ऐसी सेल जिसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं जिंक और कॉपर के होते हैं। जिंक कॉपर सेल जो होती है, जिंक कॉपर सेल जो होती है वो डैनियल सेल का एक डैनियल सेल होती है। तो आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है बेटा? गैल्वेनिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब केमिकल से, जैसे आप जब इलेक्ट्रोड को डिप करते थे इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता था, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते थे और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है? केमिकल्स में। तो उन्हीं केमिकल रिएक्शन से क्या बनता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती थी। तो देखो ये क्या था, केमिकल से बन रहा था ना, तो उसे क्या नाम देंगे? केमिकल एनर्जी। ओके, केमिकल एनर्जी। और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये डिवाइस होता है। अभी आप देखेंगे, पूरा सेटअप दिखाऊंगा आपको कि कैसे गैल्वेनिक सेल हम बनाएंगे, कैसे डैनियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे और कैसे उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल का यूज़ करते हैं हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक मेटल की रॉड होती है। अभी आपने इतना याद होगा आपको कि मेटल की रॉड को क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, कुछ ये केमिकल्स हमने लिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? केमिकल है, मेटल की रॉड है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो केमिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल ही था ना जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे ना, तो फिर वो केमिकल किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो डिवाइस कौन सी होगी? गैल्वेनिक सेल। ओके, दूसरी जो सेल होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोलाइट का नाम जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम होता है? ये काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब इसी का ठीक उल्टा क्या करती है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करती है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आप एक चीज़ जान लो। यहाँ पे एक तो हम हाफ सेल्स बनाना सीखेंगे, फिर सेल बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, सेल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल जानेंगे, नर्स्ट इक्वेशन जानेंगे। ओके ना, बहुत कुछ जानना है यहाँ पे। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ क्या होता है, रिडक्शन हाफ क्या होता है, एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होती है, सॉल्ट ब्रेस का क्या फंक्शन होता है, काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। तो इसको ऐसे आप नोट कर लो कॉपी में, फिर इसको हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक अपना लेते हैं गैल्वेनिक सेल। वहीं पे सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स को आपको प्रोवाइड करेगा। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए बेटा और अगली हेडिंग बनाइए, लिखिए गैल्वेनिक सेल। ओके, और गैल्वेनिक सेल का जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो डैनियल सेल का लेके चलेंगे। आपकी एनसीईआरटी जिंक कॉपर सेल को ही करती है, तो आप हेडिंग डाल लें गैल्वेनिक सेल। इसमें कौन सी पढ़ेंगे? डैनियल सेल। ठीक है ना, मतलब जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक, अब यही पढ़ना। इसी सेल को बनाते बनाते हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो एकदम परेशान ना होना, अभी बहुत कुछ ऐसे में बताएंगे। अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक नहीं बना रहे हैं, आप उससे कंफ्यूज होते हो। आपको इसी सेल में हम सब कुछ बता देंगे जो आपको इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायर्ड होगा। इसमें जितना कुछ आना है आपको
वो सब हम इसी में बता देंगे एकदम सिंपल वे में। आप देखते देखते धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं बेटा, इतना आपको याद होगा, हमें लगता है सारे बच्चों को इतना याद होगा। ये इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं जिंक की, ये जिंक का एक इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। ये जिंक का मेटल रॉड है। जो मेटल रॉड होती है बेटा उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जान नहीं रहे होगे, मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जिंक की एक इलेक्ट्रोड लगा दी और इसमें एक कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा दी, इसमें कॉपर की एक इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। उसमें जिंक की और इसमें कॉपर की एक इलेक्ट्रोड लगा दी गई, ठीक है। अब देखो कॉपर की एक इलेक्ट्रोड लगा ली। अब इसको मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, मेटल वायर से। यहाँ पे स्विच भी लगा देते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अभी आपको हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, मतलब कैसे क्यों सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होता है ये जानेंगे, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। आपको इतना ज़रूर याद होगा कि यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगाते थे, बट अभी नहीं लगाऊंगा। पहले आप देखो कि डिवाइस में क्या क्या होता है। इस जो इतना सेटअप अगर हम करके ऐसे छोड़ दें तो क्या क्या होता है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ मैं इसमें। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने पढ़ा था, आपने इतना याद होगा आपको कि यहाँ पे हम लोग जिंक सल्फेट फिल करते थे, इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट फिल करते थे। याद है सभी बच्चों को ना? जो याद है उसको थोड़ा सा आप एक बार रिमाइंड करो और आ जाओ यहीं पे, यहाँ पे आ जाओ। कुछ नहीं याद होगा तो मैं सब याद करा दूँगा, लेकिन यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा। और इसमें देखो क्या फिल करते हैं बेटा, इसमें कॉपर सल्फेट फिल किया, कॉपर सल्फेट फिल कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये आप सेटअप तैयार कर लोगे, ये सेटअप जैसे ही तैयार हो जाएगा, इतना ही, अभी सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है, इतना सेटअप जैसे तैयार होगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा था कि ये जो जिंक होता है ये ऑक्सीडाइज होता है। ये इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखती है और ये इलेक्ट्रोड रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखती है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेंगे, कुछ रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेंगे, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि क्यों ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रख रहा है, क्यों रिड्यूस होने की टेंडेंसी रख रहा है। अब जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। ऑक्सीडेशन मीन्स आप जानते हो क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और रिडक्शन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना तो पढ़ा था 10th क्लास में, 11th क्लास में। तो ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब देखो जिंक क्या करेगा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो ये बनाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रोड, ये जो जिंक लगी हुई है बेटा, ये जिंक क्या करेगी, Zn2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो जब Zn2 बनेगा तो ये जिंक ऐसे Zn2 यहाँ से क्या होगा, इस सोल्यूशन में गिरने लगेगा। कहाँ आएगा, देखो ये Zn+ इस इलेक्ट्रोड से आपको आ रहा होगा कि जिंक टूट के क्या बना रहा है, Zn2+ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस दे रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ आएंगे। Zn2+ देखो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड से ऐसे Zn2+ आएंगे। और आप जान रहे हो कि ZnSO4 इसमें है, तो इसमें तो ऑलरेडी क्या था बेटा, Zn2+ था एंड SO4 माइनस था। इतना आता है ना आपको? यहाँ पे देखो ZnSO4 था, तो ZnSO4 को अगर हम डिसोसिएट करके लिखें तो ये था क्या, Zn2+ था एंड SO4 माइनस था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या होगा, Zn2+ नीचे आएगा, सोल्यूशन में आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ये जनरेट हो रहे हैं ये इस इलेक्ट्रोड पे ऐसे आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे ऐसे आएंगे। इतनी बात समझ गए सब लोग बेटा? क्या होगा, जब हम जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस देगा। जो Zn2+ इस इलेक्ट्रोड पे बना हुआ है वो क्या होगा, इस सोल्यूशन में आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में आके गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सोल्यूशन में क्या होगा, Zn2+ के नंबर बढ़ने लगेंगे, Zn2+ के नंबर इंक्रीज होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड पे ऐसे आके ऐसे आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए बेटा? तो आप देख रहे होगे कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी बेटा, निगेटिव चार्ज की हो जाएगी। इतना सभी बच्चों को अब दिख रहा होगा।
कि ये इलेक्ट्रोड कैसे हो जाएगी, निगेटिव चार्ज की हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ गए तो यहाँ पे ये क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ओके, इतना समझ गए सब लोग। अब देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आए हुए हैं, ये ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करते हुए, यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, इस कैथोड के पास, इस इलेक्ट्रोड के पास, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के पास पहुँच गए। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे CuSO4 है, तो ये CuSO4 क्या बनाएगा, Cu2+ एंड SO4- का फॉर्मेशन करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हुए, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए कहाँ आ जाएंगे बेटा, इस सोल्यूशन में। ठीक है ना, ये कहाँ आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, इस सोल्यूशन में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में आएंगे, इस Cu2+ के साथ कंबाइन करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे ऐसे, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। Cu सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो Cu2+ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, इसको Cu में, सॉलिड में। ठीक है ना, मेटल सॉलिड में। और ये मेटल सॉलिड क्या होगा, यहाँ पे आके ऐसे कलेक्ट होने लगेगा, इस कॉपर के पास ऐसे आके कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, जो देखो, जो आपने पढ़ा था ना, जो जैसा होता है उसी के पास जाता है। तो जैसे ही ये प्योर कॉपर बन गया, और तुरंत कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट होने लगा। अब देखो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का कलेक्शन होने लगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोड जो है धीरे धीरे डिकम्पोज होके, ऐसे धीरे धीरे होके, ये देखो ऐसे इसको टूटी, ये गलने लगती है, ये गलती गलती ख़त्म होने लगती है और ये बढ़ने लगती है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में बेटा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखे होंगे कि CuSO4 जो था वो डिसोसिएट होकर Cu2+ बनाया था, SO4- बनाया था। और अब क्या किया, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, क्या किया, Cu इसको हटा दे रहे हैं, Cu2 इस इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu। यहाँ पे कॉपर का फॉर्मेशन हो गया। ओके बेटा, यही कॉपर कहाँ चला गया, मूव करके इस इलेक्ट्रोड पे चला गया। आ रहा है। अब देखो, जब यहाँ से Cu2+, ये वाला जो Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है Cu में और इस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो सोल्यूशन में ये चला गया इलेक्ट्रोड पे, तो सोल्यूशन में कौन बचा बोलो, SO4-। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ से Zn+ इसमें आ रहा था, तो इसमें क्या इंक्रीज कर रहा था बेटा, इस सोल्यूशन में क्या इंक्रीज कर रहा था, इधर लिख दे रहे हैं, इस सोल्यूशन में क्या इंक्रीज कर रहा था, Zn2+, और इस सोल्यूशन में क्या इंक्रीज कर रहा था, SO4-। इतनी बात समझ गए क्या, आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना। क्या हो रहा है, देखो यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बना रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। और आपको बताया कि ये Zn2+ इस इलेक्ट्रोड से इस सोल्यूशन में आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव होते हुए कहाँ पहुँच गया, इस वाले इलेक्ट्रोड पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे पहुंचा। और इस इलेक्ट्रोड से होते हुए देखिए इलेक्ट्रॉन इस सोल्यूशन में आ रहा है, इस सोल्यूशन में आया, और सोल्यूशन में इसे क्या मिल गया बेटा, Cu2+ मिला। Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दिखाते हैं एग्जाम में, ऐसे मतलब हम लिखने का फॉर्मेट होता है। जब ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे जिंक सॉलिड, और जब आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्वस, Zn2+ एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है बेटा, ऐसे ये फॉर्मेट है लिखने का। ऐसे इसको भी आप लिखोगे Cu2+ एक्वस, क्योंकि ये सोल्यूशन में रहता है ना, Cu2+ एक्वस + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu सॉलिड। देखो फिर सॉलिड में कन्वर्ट होकर इस पे जाके चिपक गया। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब आप देख रहे हो कि जब ये रिएक्शन कंटिन्यू है, ये रिएक्शन तो कंटिन्यू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये अपने आप स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को सेट किया, तुरंत अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब आप जान रहे हो कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। ये सब तो फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ है, अभी हमने सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं लगा रखा है, तो उसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है। अब कौन सी दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे विजुलाइज करा रहा हूँ तुमको कि सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत आखिर में क्यों पड़ गई, क्यों लगा दिया सॉल्ट ब्रिज को। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से Zn2+ इस सोल्यूशन में आ रहे थे, तो जिंक 2+ के नंबर इंक्रीज कर रहे थे इस सोल्यूशन में, और यहाँ से Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके देखिए इस इलेक्ट्रोड पे चिपक जा रहा था, तो यहाँ पे SO4 इंक्रीज कर रहा था इस सोल्यूशन में। मतलब ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था और ये सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जा रहा था। ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, देखो ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसका इलेक्ट्रोड ठीक उसका निगेटिवली चार्ज हो गया। देखो ये निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज का सोल्यूशन हो रहा है। ये देखो निगेटिव चार्ज का सोल्यूशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड हो रहा है। समझ गए कि नहीं। ऐसे तो ये देखो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखो Cu2+ ये न्यूट्रल हो गया, बट इसके रिस्पेक्ट में ये निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड कहा जाता है। समझ गए ना। तो आप एक बात देख रहे हो कि इस वाले सोल्यूशन में Zn2+ के नंबर बढ़ रहे हैं
और इस वाले सोल्यूशन में निगेटिव के बढ़ रहे हैं, इस वाले सोल्यूशन में पॉजिटिव के बढ़ रहे हैं। एक सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, एक सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज होता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भागने नहीं देगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने 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 इलेक्ट्रोड से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं होने देगा, क्योंकि जब ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रोकना चाहेगा पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन की वजह से। और ये जब हाईली निगेटिव हो जाएगा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा रिपल्शन की वजह से। देखो अगर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए सोल्यूशन, तो इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि रिपल्शन काम करेगा। तो अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अगर हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगाएंगे, एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक ऐसे इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं किसका, सॉल्ट ब्रिज का नाम देते हैं। और इसमें एक जो है सेमी लिक्विड स्टेट में एक सॉल्यूशन फिल करते हैं अगार अगार का, या बोलें अगर अगर का सॉल्यूशन फिल करते हैं, अगर का सॉल्यूशन फिल करते हैं बेटा। इसमें वो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे आप कॉटन को थोड़ा सा एक बार उसमें किसी क्रीम वगैरह में उसको लगा के इसके बाद इसमें फिल कर दो, तो एक सेमी लिक्विड स्टेट का वो जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे आयंस का मूवमेंट ईजिली होता है। इसलिए अगर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर का यूज़ करते हैं, मतलब ये समझिए कि मीडियम प्रोवाइड करता है केवल आयंस को मूव होने के लिए। और इसमें फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, KCl फिल कर सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे KCl का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो K+Cl-, KCl फिल करोगे तो क्या होगा बेटा, K+Cl- होगा। ऐसे देखो KCl करोगे तो K+Cl- होगा। अब यहाँ पे लगा देते हैं उसी को लाके यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लगा दिया, ठीक है। इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस केमिकल रिएक्शन के होने में और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में। अब देखो एक हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब देखो बेटा इसमें KCl था, K+Cl- था, अगर का पेस्ट इसमें फिल था, और KCl था, ऐसे KCl हमने फिल कर लिया है, K+Cl- है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखोगे कि अभी बोल रहे थे कि इस सोल्यूशन में कौन ज़्यादा हो रहा था, किसका कंसंट्रेशन, Zn2+ का। तो प्लस ज़्यादा हो रहा था, तो इसको किसके रिक्वायरमेंट थी, माइनस की। तो ये देखो Cl- यहाँ से मूव करके ऐसे इसमें आ जाएगा। Cl- कहाँ आ गया, देखो ये सॉल्ट ब्रिज से किसमें आ गया, इसमें आ गया, और Cl- इसमें आके इसके पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था उसको न्यूट्रल करता जाएगा। Cl- इसमें आ जाएगा, और देखो यहाँ पे निगेटिव बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा, K+ इसमें मूव कर जाएगा, K+ यहाँ से इसमें आ जाएगा, Cl- यहाँ से माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर चला जाएगा, तो इसके निगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा, बढ़े हुए निगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, और इसके बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। तो इसका ना पॉजिटिव चार्ज इसमें इंक्रीज कर पाएगा, ना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर पाएगा, और ये जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ये ईजिली चलता रहेगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाले को जिधर ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एनोड है ये, और जिधर रिडक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। आप देख रहे होगे कि ये जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और पढ़ा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इस साइड में, और इस साइड में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, जिस साइड रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब यहीं पे एक एक नंबर के सवाल देखो, आपसे पूछेगा कि जो गैल्वानिक सेल होती है, जो डैनियल सेल होती है, उसमें एनोड कैसी चार्ज की होती है। तो एनोड कैसा चार्ज है, निगेटिव। अपने आप दिख रहा होगा कि निगेटिव चार्ज क्यों हुआ था, अभी हमने बताया आपको कि निगेटिव चार्ज आखिर में इस इलेक्ट्रोड ने निगेटिव चार्ज क्यों एक्वायर किया।
और यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है कैसी है, इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों है ये भी आप समझ गए। तो एनोड नेगेटिव चार्ज की होती है, कैथोड कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की। एनोड पे क्या होता है बोलो, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस वजह से इस साइड में जो रिएक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब हम पूरा सेल बनाते हैं तो उस सेल में 2 हाफ सेल्स होती हैं, 2 हाफ सेल्स होती हैं। देखो एक हाफ सेल ये है, दूसरी हाफ सेल ये है, दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है और मेटालिक वायर वोल्टमीटर और स्विच से कनेक्ट कर रखा है। एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं जिसमें स्विच और वोल्टमीटर लगा होता है, और इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, देखिए ये बढ़ने वाले जो चार्जेस थे, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इधर उधर बढ़ रहे थे, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए वो काम में आता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बोले एक मेंटेन करने के काम में आता है। ये तो आपने 11th क्लास में इसको रटा हुआ था, पढ़ा हुआ था, एकदम रट लिया था कस के। तो एनोड की साइड में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी वजह से इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। या बोलें कि इस वाले हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं, और इस वाली को क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन हाफ। क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ। अब तो इतना समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ। आ रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हाफ हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। और ऑक्सीडेशन किस साइड में होता है बोलो, एनोड की साइड में। तो इसे आप बोल सकते हो एनोड हाफ, इसी को आप बोल सकते हो एनोड हाफ, और इसको आप बोल सकते हो क्या, इसको रिडक्शन हाफ बोल रहे थे, किधर होता है, कैथोड की साइड में होता है, तो इसको आप बोल सकते हो कैथोड हाफ। ओके बेटा, एक और नाम देखो, जब भी हम सेल का ये सेटअप करते हैं, गैल्वेनिक सेल का सेटअप करते हैं, तो ये एक बोलिए कि ये एक रिवाज बन गया है, एक तरीका बन गया है कि हम एनोड को हमेशा लेफ्ट में लगाएंगे और कैथोड को हमेशा राइट में लगाएंगे। तो इसी वजह से एनोड हाफ को हम लेफ्ट हाफ भी कह सकते हैं, लेफ्ट भी कह सकते हैं, लेफ्ट हाफ कहते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है बेटा, राइट। ये किस साइड में होता है, राइट साइड में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड का ये बना रहा है, राइट साइड का पोर्शन वो बना रहा है, दोनों हाफ आप जोड़ोगे तो पूरी सेल बन जाएगी। ठीक है ना, तो अलग अलग नाम है। अगर बेटा सेल रिएक्शन बनाना हो, अगर सेल रिएक्शन बनाना हो तो सेल रिएक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एनोड हाफ को और कैथोड हाफ को ऐड कर लेंगे, एनोड हाफ और कैथोड हाफ को जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा, सेल रिएक्शन बन जाएगा। तो उस जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो एरो का लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एरो के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो देखो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में दोनों रिएक्शन को ऐड कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आएगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में Zn2 प्लस एक्वस। इतना आपको सब पता होगा, लेकिन हम इनिशियल से एक बार बताते हैं सब कुछ। ये देखो ये जो बन गया बेटा, इसे बोलते हैं सेल रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ और बातें बताएंगे बेटा, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब आप ये मेटल रॉड को इसमें डिप करते हैं, तो मेटल रॉड को डिप करने के बाद कुछ यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस राइज होता है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो इतना पहले आप ऐसे नोट कर लीजिए, इतनी बातें। पहले तो ये डिवाइस का सेटअप बनाना हमने सिखाया, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ था। तो अभी उतनी पुरानी बातें हमने बताई हैं, इसका जल्दी से इसको उतार लें अपनी कॉपी में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना चाहें आप। इसमें हमें लगता है कि अब किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इतना समझ गए हो तो आगे की सारी बातें एकदम आसानी से समझ में आएंगी, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना जल्दी से उतार लीजिए आप। हटाने चल रहे आप, ये सब हटा रहे बेटा, हटाएं। बाद में ना कहना सर ने हटा दिया था, जल्दी हम उतार नहीं पाए थे, इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी उतारो। पढ़ते रहो तो कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं ऐसे टीवी देखने ना बैठो कि वीडियो खोल के बैठ गए, क्या सर को बोलने दो हम देखते रहेंगे ऐसे बस। हाँ ठीक है, कॉपी पेन लेके एकदम अलर्ट होके बैठो, तभी मज़ा आने वाला है बेटा, तभी मज़ा आने वाला है। फिर इसको हम हटाते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बच्चा जाने हमारा पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो बेटा, जब आपने एक हाफ सेल बनाई, जब हाफ सेल आपने बनाई, तो हाफ सेल बनाने के बाद आपने देखा कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया, जिंक का इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया, जिंक का इलेक्ट्रोड जब इसमें डाला, तो आपने देखा कि ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। ये क्या बना लेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज मूव होकर Zn2 प्लस इस सोल्यूशन में आ रहा है और इलेक्ट्रॉन मूव होकर इस इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं। ठीक है,
तो क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको डिप करेंगे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के इस इलेक्ट्रोलाइट इस मेटल इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के पोटेंशियल में डिफरेंस अराइज होगा। देख रहे हो ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो जो डिफरेंस अराइज होगा दोनों के बीच में, उसको डिफरेंस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि ये रिएक्शन जब होने लगता है, जब ये इक्विलिब्रिया पे रीच कर जाता है। इक्विलिब्रिया का मतलब होता है कि जितना Zn2+ इसमें जाना था चला गया, जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आना था आ गया। तो आप जानते हो कि इक्विलिब्रिया का मतलब ऐसे होता है कि ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, सेम स्पीड में ये इधर जा रहा है। तो जब ये इक्विलिब्रिया रीच कर लेता है, तो इक्विलिब्रिया के टाइम पर इनके पोटेंशियल में जितना डिफरेंस होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट एट इक्विलिब्रिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ जाएगा बेटा ना, लिख लो। द पोटेंशियल डिफरेंस developed between metal rod and electrolyte at equilibrium is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आ गया ना बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है किसके बीच में? मेटल रॉड के बीच में, मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। कब? जब इक्विलिब्रिया ऑब्टेंड हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही इसके लिए भी है, वही इसके लिए भी। इस साइड में जो आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, इस साइड जो आएगा उसे रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अभी हमने आपको बताया कि ये वाला साइड ऑक्सीडेशन का था, ये वाला साइड रिडक्शन का था। ठीक है, तो इसमें जो होगा रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें जो डेवलप होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में बात आपको। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन अभी दोनों डिवाइस को जब हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा? जब दोनों डिवाइस कनेक्ट होगी, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, पूरा सेल कंप्लीट कर लेंगे, तब क्या होगा कि इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे। अब क्या होगा? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपने अभी पढ़ा कि इसके पास से भी एक पोटेंशियल होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसको हम एनोड पोटेंशियल बोलेंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे और इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल बोलेंगे। ओके बेटा, तो आपको सेल पोटेंशियल की बात भी यहाँ पे आनी चाहिए। सेल पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। आ रहा होगा, एकदम आसान होगा। ठीक है ना, कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसी को आप दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो। अभी हमने डिफरेंट नेम बताया था। कैथोड का साइड कौन सा होता है बेटा? राइट होता है, तो आप लिख सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे लिख सकते हो ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। फिर बताया था आपको कि कैथोड की साइड में रिडक्शन होता है, तो आप लिख सकते हो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। बोलो, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। एकदम मज़ा आ रहा होगा कि एक तो एकदम आसान है, जो अभी एक बार सर ने बताया था पहले, जो यहाँ पे अभी हमने बताया था लिख के, उसी से मैच कराओ, डिफरेंट रिएक्शंस बनते जाएंगे। ये क्या हो गया बेटा? सेल पोटेंशियल कहते हैं इसे, सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, सेल पोटेंशियल बोलो इसको, या बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? और जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो इसी को ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ गए होगे बेटा, इतना समझ गए होगे सेल पोटेंशियल क्या होता है।
अगर इसी सेल पोटेंशियल को, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम मेज़र करें, या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेज़र कर रहे हैं, अगर इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करें 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे इसको हम कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे आया था, इसके इस मेटल रॉड और इस सोल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे, अगर उसी को हम 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर, मतलब ये जो सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दें और टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दें, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। आ गया बेटा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत आसान है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था उसी को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे मेज़र करें तो जो वैल्यू आएगी उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। आ रहा है ना बेटा। ऐसे ही हम सेल पोटेंशियल जो निकालते हैं, अगर इसी सेल पोटेंशियल को हम क्या करें एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे लगा दें दोनों को, इसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दें, इसके सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दें और 25 डिग्री सेल्सियस पे सेटअप कर दें, तो इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल लिखा हुआ है इसी को वो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, दैट इज कॉल्ड ई नॉट सेल। एंड ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आ रहा है ना बेटा, आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। ये क्या, अच्छा इसमें और इसमें डिफरेंस आता है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, और वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल है, पूरी सेल, पूरे डिवाइस का है, सेल का है, और ये हाफ सेल का है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस मेटल रॉड को इस सोल्यूशन में जब डिप करते हैं तो इस मेटल रॉड और सोल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और जब पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ओके, समझ गए। अब 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे रीड करेंगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रख देंगे नाम बस। तो जैसे हम इसको इसी पे कर दें तो बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ऐसे लिख सकते हैं, यही फार्मूला इस फॉर्मेट में फिर चेंज हो सकता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट हो जाएगा ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब आ गया होगा सबको, अब आ गया होगा हमें लग रहा है। काफ़ी कुछ बातें आज इस उस चैप्टर में हो चुकी, इस टॉपिक पे हो चुकी। हमें लग रहा है काफ़ी लंबा वीडियो बन गया होगा। क्या क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन पढ़ा, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल को बनाना सीखा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है सॉल्ट ब्रिज को, इसको भी हमने जाना, कैसे बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज ये भी हमने सीख लिया। और एक सेपरेट कंटेनर में, एक सेपरेट हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, फिर उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे पूरी सेल बनाते हैं, सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये भी हमने जान लिया। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये जान लिया, और सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये जान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये जान लिया। एक बात और छोटी सी यहाँ पे रह जा रही है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अभी ये जो हम रिएक्शंस लिख रहे हैं इनको लिखने का एक और तरीका आपको सिखा देते हैं। मान लो हमने अभी एक गैल्वेनिक सेल जो लिया था, जो डैनियल सेल लिया था, उसमें एक रिएक्शन हो रहा था, वो हो रहा था जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बनाता था, ऑक्सीडाइज होके ये बनाता था। यहाँ पे लिखते थे सॉलिड, यहाँ पे लिखते थे एक्वस, ठीक है ना। ये क्या होता था बेटा, एनोड, अभी पढ़ा था ना एनोड। अब इस एनोड को रिप्रेजेंट करना होगा, आप हेडिंग डाल दो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, बेहद आसान होता है। देखो क्या है, जिंक सॉलिड है, किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में लिख दो, ऐसे लिखो जिंक सॉलिड स्लैश वर्टिकल लाइन आप बोल सकते हो, जिंक सॉलिड अपॉन Zn2+ एक्वस।
Zn2+ एक्वस हो गया ना। ये देखो एनोड हाफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये दिखा रहा है +2 है। देखो ऑक्सीडाइज किया ना। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होता है। देखो ये ऑक्सीडेशन को दिखाने का तरीका था, हो गया ना। दूसरी कैथोड वाले सेल रिएक्शन को दिखाते हैं। कैथोड पे क्या हुआ था, अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या था, Cu2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन माइनस इज इक्वल टू Cu सॉलिड। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या है, Cu2+ से किस में कन्वर्ट हुआ है, Cu में। तो वो अपने आप बताएगा, सब चिल्ला चिल्ला के बताएगा, बस आपको देखना आना चाहिए बस। देखो ये हो गया, ये कैथोड हाफ है, Cu2+ एक्वस Cu। यहाँ देखो +2 से कितना हो गया, 0। देखो रिड्यूस कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस कर गया बेटा ना, तो रिडक्शन हो गया। समझ गए। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, ये रिडक्शन हाफ हो गया, ठीक है। और सेल जब बनाते थे तो क्या लगाना पड़ता था, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता था, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो देखो एक साइड सेल, अब पूरा सेल रिप्रेजेंट करना चाहें, सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसा होगा। देखो सेल में क्या होता है, पहले एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो एनोड लगा दिया, देखो ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और ये कैथोड लगा दिया, ठीक है। आ गया, ये भी करना, ये भी करना, आ गया, आ रहा है ना। देखो ये एनोड है, ये सेल की एनोड है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है, कैथोड है, आ गया ना। ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बेहद आसान है बेटा ये सब करना। अब हम अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करना, यही मेथड हम यूज़ करेंगे सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी हमें अलग अलग सेल मिलेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट इक्वेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ये सारा बेसिक फंडामेंटल है, इसको देख के पढ़ेंगे आप। अच्छा, इस चैप्टर में आपको एक और ज़रूरत पड़ेगी लॉग एंड एंटी लॉग टेबल देखने की। तो हम एक और वीडियो आपको देंगे जिसमें लॉग और एंटी लॉग, केवल लॉग एंड एंटी लॉग टेबल देखने की बात ही बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। हमें लग रहा है कि समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में आती है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए। और जिससे हम लोग यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, लाइव वीडियो, लाइव स्टडी शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है ना। लाइव क्लासेस में आपको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि ये सब जो अपलोड करने का झंझट होता है नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये। अगर आप लाइव वीडियो पे कनेक्ट हो जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और फिर ज़्यादा झंझट नहीं होगा हम लोगों को। ओके बेटा, थैंक यू।